नमस्कार मित्रों, भूमि जागरूकता अभियान में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और इस सेशन में हम संपत्ति के हस्तांतरण, भूमि का हस्तांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है, उसके बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे। संपत्ति का मालिक जो पहले से है और चाहे जो संपत्ति का मालिक पहले से नहीं है, तो जो पहले से है वो अपना जो अधिकार है वो कैसे समाप्त कर सकता है, और जो जिसके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है वो कैसे किस किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, उसी के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। संपत्ति का हस्तांतरण क्या दर्शाता है? हस्तांतरण शब्द में बिक्री, जिसको बैनामा भी कहते हैं, गिरवी जिसको मोर्गेज भी कहते हैं, पट्टे जिसको लीज भी कहते हैं, नीलामी योग्य दावा जो ऑक्शन में जाता है, गिफ्ट उपहार होता है, एक्सचेंज मतलब बदलना होता है। इन सब के माध्यम से ट्रांसफर शामिल है। कहने का मतलब कि एक भूस्वामी जो है अपनी जमीन का इतने तरीके से उनका निपटारा कर सकते हैं, सेल द्वारा, मोर्गेज द्वारा, लीज द्वारा, ऑक्शन द्वारा, गिफ्ट द्वारा, एक्सचेंज द्वारा। ये सब तरीके हैं जिनके द्वारा नॉर्मली हम लोग बैनामा शब्द जानते हैं, बिक्री के द्वारा, सेल डीड के द्वारा। लेकिन इनके अलावा भी, इनके अतिरिक्त भी संपत्ति के हस्तांतरण के तरीके हैं। इसके अलावा विरासत, विरासत मीन्स इनहेरिटेंस, वसीयत, वसीयत मीन्स विल्स, टेस्टामेंट्स, जब्ती, सीजर, दिवालियापन, और हुक्मनामा का मतलब डिक्री होता है, के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कवर नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम क्या नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? एक एक्ट है जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या कंडीशन है संपत्ति ट्रांसफर करने के, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हम अपने संपत्ति का हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन सिर्फ उतने ही तरीके नहीं होते हैं, उनके अतिरिक्त हमारे न चाहते हुए भी संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है। उदाहरण दे दूं, हम बड़े हो गए, हमारे बुजुर्ग जो हैं बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, उन्होंने किसी प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया, भगवान से बुलावा आया चले गए, संपत्ति लेके तो नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, उनके जो अगले जो पुश्त थी, उनकी जो बाद वाले जो उनके बच्चे वगैरह थे, उनके पास वो संपत्ति का ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो गया ना ट्रांसफर। इसलिए संपत्ति का अपना एक लाइफ है, वो लाइफ टाइम तक ही संपत्ति के जो स्वामी हैं उनके पास वो संपत्ति रह सकती है। जिस दिन उनका लाइफ खत्म होता है, उस दिन के बाद से वो संपत्ति किसी न किसी और व्यक्ति के हाथ में जाएगी। अगर उन्होंने स्वयं ट्रांसफर किया है जीते जी तो अलग बात है, और कुछ कंडीशन लिख करके गए हैं तो अलग बात है, और नहीं तो कानून अपना काम करेगा, विधि के द्वारा इसमें हस्तांतरण होता है। यह विधि न तो वसीयत के माध्यम से संपत्तियों के निपटान पर लागू होते है, न ही संपत्ति के अधिकार के मामलों से निपटता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप क्या है? यह विधि मुख्य रूप से अचल संपत्ति के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने पर लागू होती है। यहाँ पर अचल संपत्ति की बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है, भूमि की बात हो रही है। अचल संपत्ति मतलब भूमि होता है। भूमि का ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे किया जाता है, ये स्कोप है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इसके अलावा यह विधिक लोगों और कंपनियों द्वारा संपत्ति ट्रांसफर पर भी लागू होता है। हालांकि
संपत्ति अधिनियम का ट्रांसफर पार्टियों के कामों पर लागू होता है, न कि विधि द्वारा लागू हस्तांतरण पर। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक पार्टी अपनी इच्छा से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करती है, इसमें एक्ट ऑफ लॉ नहीं है। एक्ट ऑफ लॉ में हमने बताया आपको कि उसमें जो एक्ट ऑफ लॉ है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कवर नहीं किया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लोगों और कंपनियों द्वारा अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पर लागू होता है, जैसे सेल होता है, लीज होता है, गिरवी होता है, एक्सचेंज होता है, गिफ्ट होता है, नीलामी से जुड़े दावों के रूप में ये एक्ट लागू होता है। कहाँ पे लागू नहीं होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विरासत में, वसीयत में, जब्ती में, दिवालियापन में या हुक्मनामे के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं किया जाता है। सो ये सब भी तरीके हैं ट्रांसफर के, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होते हैं। कहाँ से कवर होते हैं? ये इनके लिए अलग से रूल है, इनके लिए अलग से विधि है और उसके द्वारा ये कवर होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। आमतौर पर संपत्ति का हस्तांतरण दो तरीकों से होता है। संपत्ति का हस्तांतरण सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, एक तो कानून के संचालन द्वारा और दूसरा दो या दो से अधिक पक्षों के अधिनियम द्वारा। सो दो या दो से अधिक पक्षों के जो के एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन है। संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण मुख्य रूप से अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर ही लागू होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 6 तरह के संपत्ति हस्तांतरण के बारे में बताया गया है। सेल के बारे में, लीज के बारे में, गिरवी मतलब मोर्गेज के बारे में, एक्सचेंज मतलब बदलायन बोलते हैं, अदला बदली के बारे में, गिफ्ट मतलब उपहार के बारे में, और नीलामी योग्य दावा होता है, ऑक्शन होते हैं, क्लेम होते हैं। सो क्लेम के बारे में भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। ये देख लिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने ग्राफ समझ लिया तो आप पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपके मुट्ठी में हो जाएगा। सो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, एक ऑनरशिप होता है और ऑनरशिप के साथ पोसेशन भी हो सकता है, और एक इंजॉयमेंट होता है, संपत्ति होती है और संपत्ति का सुख भोगना होता है। सो आप मोटा मोटी दो तरह में बांट लीजिए, एक तो ऑनरशिप और नहीं तो पोसेशन। जनरली जिसके पास ऑनरशिप होता है उन्हीं के पास पोसेशन होता है। जिनके जो स्वामी होते हैं अपने भूमि के, करीब करीब उन्हीं का जमीन पर अधिकार होता है, भूमि पर अधिकार होता है। जब हम कह रहे हैं करीब करीब, इसका मतलब कि हमेशा ये सत्य नहीं है। हो सकता है कि भूमि के मालिक कोई और हो और उस पर पोसेशन, उस पर अधिकार, उस पर कब्जा किसी और का हो, नियम के अनुसार हो, विधि के अनुसार किसी और का हो। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसमें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है ये दो तरीके से हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बाई ट्रांसफर हो सकता है, दो आदमी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बाई ट्रांसफर कहते हैं, हस्तांतरण द्वारा। और दूसरा तरीका है बाई लॉ। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, न पहला देना चाहता है, भले दूसरा लेना चाहता हो लेकिन पहला देना नहीं चाहता है, लेकिन तब भी होता है बाई लॉ द्वारा होता है और बाई ट्रांसफर द्वारा। अब जब बाई ट्रांसफर द्वारा होता है तो हमने ये दो अलग अलग बॉक्स बनाए हैं। ये दो अलग अलग बॉक्स का मतलब ये हुआ, ये जो येलो कलर का बॉक्स है इसमें क्या आ रहे हैं, सेल, गिफ्ट, रिलिंक्विशमेंट, एक्सचेंज। सो इसमें परमानेंट ट्रांसफर होता है। इसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन है, ये परमानेंट नेचर का है। टेम्पोररी नेचर के भी ट्रांसफर होते हैं और वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। हाँ, यहाँ पर टेम्पोररी नेचर के ट्रांसफर को दर्शाया गया है, जिसमें मोर्गेज आता है, लीज आता है, लीव एंड लाइसेंस आता है। सो परमानेंट हाथ से एक बार बेच दिया आपने, आपके हाथ से वो प्रॉपर्टी निकल गई,
एक बार किसी को उपहार आपने दे दिया, गिफ्ट दे दिया, वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई। एक बार आपने लिख करके दे दिया कि मुझे इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई। एक बार आपने किसी से बदलैन किया, अदला बदली किए, एक्सचेंज किए, तो जो आपने दे दिया वो दे दिया। ये परमानेंट नेचर के हैं। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए गिरवी रखा जाता है, किसी ज़रूरत के अनुसार गिरवी रखा जाता है। सो ये टेम्पोररी नेचर का ट्रांसफ़र है, ये भी ट्रांसफ़र है। इसमें भी पोसेशन और ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये टेम्पोररी नेचर का है। लीज, लीज मतलब पट्टा होता है। सो लीज में भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, बट ये भी टेम्पोररी होती है। 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का ये लीज होता है। लीव एंड लाइसेंस, सो इसमें लाइसेंस के द्वारा परमिट किया जाता है, हम अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड, अपना बिल्डिंग परमिट करते हैं किसी और को यूज करने के लिए लंबे समय के लिए, तो उसमें लीव एंड लाइसेंस को टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। जब बाई लॉ की बात आए तो यहाँ पर 2 पार्टी आपस में नहीं करती है। यहाँ पर बाई वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे इनहेरिटेंस, विरासत में हमारे पूर्वज थे, पूर्वज के पास भूमि थी, पूर्वज गुजर गए, और जैसे वो गुजरे उसके बाद से उनकी भूमि, उनकी संपत्ति पे उनके आगे आने वाली पीढ़ी का नाम हो गया, ट्रांसफ़र हो गया ना। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ? नहीं, ये बाय लॉ हुआ। ये रूल है, ये रूल है कि प्रॉपर्टी का ऑनर जिंदा रहना चाहिए। अगर ऑनर गुजर गया तो अब वो ऑनर नहीं रहा, ऑनरशिप उसके बाद वाली किसी न किसी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होगी। सो इनहेरिटेंस मतलब विरासत में हो गया। विल्स, वसीयत, लोग जीते जी वसीयत लिख देते हैं, विल्स लिख देते हैं, टेस्टामेंट लिख देते हैं कि साहब ऐसा है, मेरे गुजरने के बाद से, मेरे नहीं रहने के बाद से, मेरे निधन के बाद से ये जो मेरी संपत्ति है इसका उत्तराधिकारी सो हूँ। तो ये हो गया ना, ट्रांसफ़र हो गया। बस ये लागू तभी होता है जब वो कंडीशन फुलफिल होता है, जब वो आदमी गुजर जाते हैं। जीते जी ये विल्स लागू नहीं होते हैं, इसलिए ये भी बाय लॉ ही कहे जाते हैं। सीजर, सो सीजर में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है, अगर आपने टैक्स नहीं भी दिया, अगर आपने भू राजस्व नहीं दिया, तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस जमीन को जब्त कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी, उसको सीजर कहते हैं। बैंकरप्सी हो गया। किसी अन्य पार्टी का कोई ड्यू बाकी है, बैंक का हो सकता है, ईएसआई पीएफ का हो सकता है। सो किसी अन्य पार्टी का अगर कुछ ड्यू बाकी है तो वो कोर्ट के प्रोसेस के द्वारा उस व्यक्ति को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके और उसकी ज़मीन को सेल किया जा सकता है ऑक्शन में, डिक्री द्वारा, है ना। जहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड होते हैं, जहाँ पर ऑनरशिप जो है डिस्प्यूटेड है, तो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद से कोर्ट ऑर्डर देती है, और कोर्ट ऑर्डर देने के बाद से जिस प्रकार का ऑर्डर होगा, जिसके फेवर में ऑर्डर होगा, उनको अपने आप ये संपत्ति का ट्रांसफ़र हो जाता है। सो संपत्ति का ट्रांसफ़र बाई इनहेरिटेंस भी होता है, बाई विल्स भी होता है, बाई सीजर भी होता है, बाई बैंकरप्सी भी होता है, बाई डिक्री भी होता है। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण। संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण 2 तरीके से होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हस्तांतरण द्वारा और एक विधि द्वारा। सो म्यूचुअल में बिक्री, उपहार, त्याग, विनिमय, ये जो है परमानेंट ट्रांसफ़र है। बंधक, पट्टा, अनुज्ञप्ति, ये टेम्पोररी ट्रांसफ़र है। और ये रूल के द्वारा होता है, मतलब इसमें व्यक्ति अपने से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है। यहाँ पर अपने मन से नहीं कर रहा है ट्रांसफ़र। यहाँ पर ट्रांसफ़र इसलिए हो रहा है क्योंकि रूल कह रहा है, इसलिए कि सरकार कह रही है, इसलिए कि कोर्ट कह रही है, इसलिए कि उस देश का विधान कह रहा है। तो विरासत द्वारा हो जाता है। अगर पूर्वज गुजर गए तो उनके बाद वाली जो पीढ़ी है वो विरासत के रूप में उसको प्राप्त करती है और उसका भोग करती है, उपभोग करती है। वसीयत के द्वारा विल्स लोग लिख करके चले जाते हैं, गुजरने के बाद से वो उत्तराधिकारी विल होल्डर है उनको मिल कर देते हैं।
जब्ती होती है सरकार के द्वारा, दिवालियापन घोषित किए जाते हैं, और कोर्ट के डिक्री के द्वारा भी संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। सो यहाँ पर स्वामित्व भी होता है और पोसेशन मतलब उनका अधिकार भी होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ देखिए, यहाँ पर स्वामित्व और अधिकार दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ अधिकार का ट्रांसफर हो रहा है, स्वामित्व इन्हीं के पास है, और यहाँ पर भी स्वामित्व और अधिकार दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है। अब थोड़े थोड़े जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी के। सेल डीड, बिक्री नामा, बैनामा एक बड़ी फेमस टर्मिनोलॉजी है। सो सेल डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्रीमेंट होता है। इसमें वह सभी नियम और शर्तें लिखी होती है जिसके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जिसमें संपत्ति की बिक्री और खरीद से जुड़े मामलों की परिभाषा लिखी है, उनके मुताबिक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए दो पक्षों के बीच तय किए हुए शर्तों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके द्वारा बिक्री समझौते में तय की हुई शर्तों पर भविष्य में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का वचन होता है। सो ये एग्रीमेंट टू सेल अलग होता है। एग्रीमेंट टू सेल इज प्रायर टू सेल, और उसके बाद से एग्रीमेंट बनने के बाद से जो कंडीशन है वो फुलफिल कर लेते हैं, और कंडीशन फुलफिल करने के बाद से सेल डीड बन जाता है। सो एग्रीमेंट का नियम है, प्रॉपर्टी खरीदते समय कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जिनमें एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। एग्रीमेंट लिखित तौर पर एक दस्तावेज होता है जिसमें लिखित तौर पर दाम और शर्तों के बारे में लिखा होता है। दोनों पक्षों के अलावा दो गवाह हो, सभी के पास आधार कार्ड हो, है ना। सो संपत्ति के हस्तांतरण से पहले संपत्ति के हस्तांतरण का एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये कितनी हम भूमि ले रहे हैं और उस भूमि का रेट क्या है, मुझे इनको कितना देना है। एग्रीमेंट बन गया। अब वो प्लॉट जो है, अब वो लैंड है, एग्रीमेंट के अनुसार जिन दोनों के बीच में हुआ है उन्हीं दोनों के बीच में सेल परचेज होगा। उसमें ये भी होगा कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में हम सेल डीड बना लेते हैं। सो जो भी शर्त होगा, टाइमिंग का शर्त हो सकता है, पैसे का शर्त हो सकता है, जो भी शर्त होगा उसको पूरा करके और तब उसको सेल डीड में कन्वर्ट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं उसको, एग्रीमेंट को। स्टाम्प ड्यूटी प्रत्येक राज्य में के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग होती है। हर राज्य में सेल डीड पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। लगभग 6% के आसपास में, प्लस माइनस मान के चलिए कि लगभग 6% के आसपास में बहुत से राज्यों में है। कहीं पे 5 हो सकता है, कहीं पे 4 हो सकता है, कहीं पे 7 हो सकता है, कहीं पे 8 हो सकता है, उससे ज़्यादा कहीं पे नहीं है। परसेंटेज किस चीज़ का? परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल प्राइस। सेल प्राइस अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख में बेची गई है, तो उसका 10 लाख का 6% जो होगा, 10 लाख का 1% 10,000 हो गया, और 10,000 का 6% 60,000 हो गया। तो अगर 10 लाख का प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं और अगर 6% स्टाम्प ड्यूटी लगता है तो 60,000 रुपया आपका स्टाम्प ड्यूटी में चला जाएगा। लाभ और हानि क्या है? इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अपनी संपत्ति को सरकार को ट्रांसफर टैक्स चुका के बेचते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के पैसे आपके कानूनी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। हानि यह है कि आपको इसको खरीदने के लिए ट्रांसफर फीस देनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली में 4 से 6% है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत खरीदने के समय से बेचने के समय के बीच सरकार के तय किए गए स्लोप से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको संपत्ति के बेचने के प्रॉफिट में 10 से 30% का टैक्स भी देना होता है। सो यहाँ पर गेन होता है। सो गेन का टैक्स अलग से लगता है, और से और परचेज का स्टाम्प ड्यूटी अलग से लगता है। ये दान है, गिफ्ट है, डोनेशन है। भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के 122 अंतर्गत दान, गिफ्ट, डीड की परिभाषा दी। कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान चल या अचल संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो उसे गिफ्ट या दान कहते हैं।
कि ऐसा सिर्फ वो व्यक्ति दूसरे के प्रति प्यार, आदर तथा दया से प्रेरित होकर के करता है। गिफ्ट करने वाला व्यक्ति इसके बदले में सामने वाले व्यक्ति से कुछ नहीं ले सकता, वरना गिफ्ट का अर्थ समाप्त हो जाता है। गिफ्ट का मतलब ही होता है फ्री में दे देना। अगर पैसे ले रहे हैं तो गिफ्ट नहीं है, वो सेल है, बिक्री हो रही है। कुछ भी पैसे ले लेते हैं तो बिक्री हो जाती है। पैसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अपनी संपत्ति को चाहे प्यार में आकर के, आदर सम्मान में आकर के, दया से प्रेरित होकर के अपनी संपत्ति को अगर किसी दूसरे को फ्री में देते हैं तो उसको गिफ्ट कहते हैं, उपहार कहते हैं, दान कहते हैं। एग्रीमेंट में साफ तौर पर यह लिखा जाता है कि गिफ्टकर्ता अपनी मर्जी से दूसरे को अपनी चल अचल संपत्ति गिफ्ट कर रहा है, जो कि बिना किसी के प्रतिफल के है। गिफ्ट डीड भी सेल डीड की तरह ही लिखित और रजिस्टर्ड होता है। उसमें भी दो गवाह होते हैं। प्रॉपर्टी का बोयर साफ तौर पर दे दिया गया होता है। इस स्टाम्प ड्यूटी, जितनी स्टाम्प ड्यूटी आप बिक्री नामे या सेल डीड में देते हैं, उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी आपको गिफ्ट में भी देनी पड़ती है। सो स्टाम्प ड्यूटी पूरी की पूरी लगती है। इसमें फायदे ये हैं कि संपत्ति गिफ्ट लेने वाले को गिफ्ट करने वाले को कुछ देना नहीं होता है। ऐसे में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देने से बच जाते हैं, तो वरना सेल डीड के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देकर के सवाल जवाब करते हैं। नुकसान ये है कि गिफ्ट करने वाला चाहे तो अपने जीते जी आपसे कोर्ट में केस करके अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। नुकसान इसमें यह है कि गिफ्ट करने वाला अगर जिद पे अड़ गया तो कोर्ट केस से संपत्ति वापस ले सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है। रिलिंक्विशमेंट या त्यागनामा होता है। कहने का मतलब यह है कि मेरी अपनी कुछ हिस्सेदारी है चल अचल संपत्ति में, वो मैं अपनी हिस्सेदारी जो है अपने जो मेरे परम प्रिय भाई बंधु हैं उनको मैं अपने तरफ से छोड़ देता हूं, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं। अगर किसी के 3 भाई हों तो 3 भाई मतलब प्रॉपर्टी के 3 हिस्से लगेंगे, तो एक भाई का 33% हुआ ना। तो वो भाई अगर भावावेश में आकर के, अच्छे संबंधों में आकर के अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी को त्याग देते हैं तो उसे रिलिंक्विशमेंट कहते हैं। ये डीड भी लिखित और रजिस्टर्ड होनी चाहिए और बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए। मतलब कुछ इससे इनकम वाला प्लान नहीं है। हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार आप अपने किसी निजी रिश्तेदार या ब्लड रिश्तेदार में ही अपना हक छोड़ सकते हैं। सो रिलिंक्विशमेंट का मतलब ये होता है कि पार्टीशन में जिनके पास पहले से अधिकार है उनको मैं अपना अधिकार उसमें ऐड कर देता हूं। किसी अननोन पर्सन को, किसी अजनबी को रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं दे सकते। इसमें आपको अपने राज्य के अनुसार नाम मात्र की फीस देने होती है। दिल्ली में 4000 के करीब फीस आती है और राज्यों में कम, या मतलब ये भी 4% के आसपास में है, और चाहे लमसम हो सकता है। सो रिलिंक्विशमेंट में क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी उसमें भी लगती है लेकिन कम लगती है। मलकियत भी एक प्रकार का रिलिंक्विशमेंट डीड या त्यागनामा ही होता है, जो कि पारिवारिक सेटलमेंट डीड की तरह काम करती है, लेकिन हम इसमें छोटे तौर पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें मिल्कियत होती है, इसमें कुछ फीस होती है, उसको पे करना होता है। विल, वसीयत, इच्छा पत्र, टेस्टामेंट। सो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इसके लिए क्या है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1952 है। सो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2H के अनुसार विल, वसीयत, इच्छा पत्र का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो संपत्ति के संबंध में वह इच्छा करता है कि वह उसकी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित की जाए। मतलब आज तो लिख देता हूं लेकिन आज एग्जीक्यूट नहीं होगा, आज एक्टिवेट नहीं होगा, मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो संपत्ति है वो सो को प्रदान की जाए, ऐसा कोई लिख करके और गुजर जाते हैं, उसको विल कहते हैं, वसीयत कहते हैं, इच्छा पत्र कहते हैं, टेस्टामेंट कहते हैं।
संक्षेप में मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, उसे विल कहते हैं। इसमें विल करने वाला व्यक्ति टेस्टेटर कहलाता है तथा जिसे विल के द्वारा संपत्ति दी जाती है उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। तथा विल करने वाला व्यक्ति यानी अनुदानकर्ता अगर अपनी संपत्ति के लिए कोई संरक्षण नियुक्त करता है तो उसे निष्पादनकर्ता एग्जीक्यूटर कहते हैं। वसीयत दो प्रकार की होती है, विशेष अधिकार वसीयत और विशेष अधिकार सहित वसीयत और विशेषाधिकार रहित वसीयत। इन दोनों की चर्चा हम वसीयत वाले क्लास में कर चुके हैं। सो वसीयत का रूल क्या है? वसीयत लिखने वाला व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए। विल लिखित में होनी चाहिए, इसकी दो कॉपी हो, एक रजिस्ट्रार के पास और दूसरी आपके पास। विल में लिखी संपत्ति आपको किसी से मिली हो या आपने खरीदी हुई होनी चाहिए। मतलब विल में लिखी संपत्ति आपको किसी से मिली हो या आपसे खरीदी होनी चाहिए। वसीयत जो आप लिखेंगे, विल जो आप लिखेंगे, वो अपनी अर्जित संपत्ति पर लिख सकते हैं, बाप दादों की अर्जित संपत्ति पे नहीं लिख सकते। जो वसीयत से आई है, जो सक्सेशन से आई है, जो हेयरशिप से आया है, जो हमारे पूर्वजों से हमारे पास जमीन ट्रांसफर हो गया है, उसकी वसीयत नहीं कर सकते, नहीं होता। वसीयत सिर्फ और सिर्फ उस जमीन का होता है, उस भूमि का होता है जिसको अपने मेहनत के बल पे हमने कमाया हो, चाहे हमने किसी से प्राप्त किया हो। वो गिफ्ट द्वारा भी हो सकता है, डोनेशन द्वारा भी हो सकता है। हमने प्राप्त किया हो, जो हमने प्राप्त किया उसको मैं उसका विल कर सकता हूँ, वसीयत कर सकता हूँ, इच्छा पत्र के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। इसमें भी स्टाम्प ड्यूटी बहुत कम लगती है। इससे बड़ा लाभ क्या होता है? इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके बाद आपकी संपत्ति सही हाथों में, जिसको देना चाहते थे उसके हाथों में जाती है। अगर कुछ भी नहीं लिखे और गुजर गए तो हो सकता है कि आने वाले समय में संपत्ति के अधिकार को लेकर के विवाद हो जाए। लेकिन वसीयत अगर लिख करके गए हैं तो कम से कम उस संपत्ति के मामले में तो क्लियर हो गया कि आप ये संपत्ति सोनसो को देना चाहते थे, इसलिए इसमें अब कोई विवाद का स्कोप नहीं रहा। सो सेक्शन 7 जो है ये कह रहा है कि ट्रांसफर कौन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति कंट्रैक्ट कर सकते हैं वो सब ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर क्या एक प्रकार का कंट्रैक्ट है। सो कंट्रैक्ट कौन कर सकता है? एक व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, दिमागी रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, ताकि वे कंट्रैक्ट में एंट्री कर सकें। अब कुछ ऐसी संपत्ति भी है जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जी हाँ, कुछ ऐसी संपत्ति है जिनका ट्रांसफर वर्जित है, जैसे भविष्य में विरासत में मिलने की उम्मीद। आने वाले समय में विरासत में कुछ जमीन मिलेगी, उसको आज के डेट में आप सेल नहीं कर सकते। वो तो उम्मीद है, मिलने वाली है, मिल जाने दीजिए, मिलने के बाद से तब सेल कर दीजिएगा, लेकिन जब तक आपके पास नहीं है आप उसको सेल नहीं कर सकते। लीज में जो भी प्रॉपर्टी दी है, लीज में अगर किसी प्रॉपर्टी को आपने लिया और लीज में आप रख रहे हैं तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। सुविधा अधिकार होता है। सुविधा अधिकार यह होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरी की जो संपत्ति होती है, दूसरी की जो प्रॉपर्टी है, उसके तरफ हम आ जा सकते हैं, उसकी तरफ से हवा वगैरह आ सकती है, उसकी तरफ से लाइट वगैरह आ सकती है। ये सुविधा अधिकार है। सुविधा अधिकार जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के साथ ही होते हैं, ये अलग नहीं किए जा सकते, और इसलिए सुविधा अधिकारों को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। किसी के हित को ट्रांसफर नहीं कर सकते। भविष्य में रख रखाव का जो अधिकार है, सिर्फ उस अधिकार को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर के, तो संपत्ति के ट्रांसफर के, संपत्ति के हस्तांतरण के हमने विभिन्न रूपों को जाना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल SGKG स्टडीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है,
इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ESG KG स्टडीज है, इस पर लगभग 209 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, रिलीज किए जा चुके हैं। ये SG KG 2.22 है, इस पर मोर देन 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप इन पर जा करके अपनी सुविधा के अनुसार स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।